हेलो दोस्तों, आज हम आपको कंपटीशन लेवल के पर जीएस के बारे में बात करेंगे। तो जीएस में हम आज जो टॉपिक टेकअप ले रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल साइंस में हम बात करेंगे कास्टिंग वोट या निर्णायक मत। कास्टिंग वोट में क्या होता है कि ये कास्टिंग वोट जो होता है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर या हेड ऑफ द काउंसिल या लेजिस्लेटिव बॉडी के पास एक पावर होती है कोर्ट की। तो मान लेते हैं कि लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में जो लोकसभा का सभापति होता है यानी स्पीकर होता है, और यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी सभापति होता है उसके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है। विधान परिषद और विधानसभा में भी जो उसका जो है विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद का अध्यक्ष होता है उसके पास एक बहुमूल्य वोट या कास्टिंग वोट जिसे हम निर्णायक मत कहते हैं वो देने की पावर होती है। तो सपोज कीजिए कि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में इस पटल पर कोई विधेयक रखा गया या कोई विषय के बारे में डिस्कशन हुआ, उसे उस पर फाइनल रिपोर्ट लगानी या डिस्कशन हो रहा है किसी विषय पर या किसी विषय पर या किसी मामले में, तो डिस्कशन में उसे देखना है कि उसे पारित होना है किसी विषय पर, तो उसको फाइनल होना है। तो क्या होता है कि सब विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद या राज्यसभा में क्या होता है कि विपक्ष भी होता है, पक्ष भी होता है। तो विपक्ष और पक्ष दोनों लोग उस पर वोटिंग करते हैं, चाहे वो ओरल वोटिंग हो चाहे वो रिटर्न हो। वोटिंग में यदि दोनों की मत की जब मतगणना हुई तो दोनों में मतों की संख्या समान आ गई, तो उस पे क्या होता है फिर वो कानून नहीं बन पाएगा या विधेयक को पास नहीं हो पाएगा, वो विषय जो है वहीं पर पेंडिंग हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि जो प्रिसाइडिंग अफसर होता है, जो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, या हम बात करें काउंसिल की बात करें या लेजिस्लेटिव बॉडी की बात करें तो एक प्रिसाइडिंग अफसर होता है जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है। मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता तो प्रिसाइडिंग अफसर लोकसभा में लोकसभा स्पीकर होता है। तो क्या होता है उसके पास एक निर्णायक मत होती है, या दोनों में मतों की संख्या चाहे पक्ष हो और विपक्ष हो, दोनों पे मतों की संख्या जब समान होती है तो लोकसभा स्पीकर जो होता है वो अपना निर्णायक मत एक डालता है और निर्णायक मत के बाद डिसीजन हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं कास्टिंग वोट या निर्णायक मत। तो एन एक्स्ट्रा वोट गिवन बाय द चेयरपर्सन टू डिसाइड एन इशू when vote on each side are equal, casting vote given by the presiding officer of council and legislative body। ये इसका मतलब हुआ कि एक जो वोट होती कास्टिंग वोट वो विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष या विधान परिषद या फिर राज्यसभा अध्यक्ष के पास कास्टिंग वोट होती है, और ये दोनों तरफ बराबर मत आए तो वो कास्टिंग वोट से निर्णय होता है। ठीक है, अब बात आई दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर। हम बात कर रहे हैं कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या अंतर है। एम्बेसडर को हम कहते हैं राजदूत और हाई कमिश्नर को कहते हैं उच्चायुक्त। दोनों में क्या अंतर है? तो ऐसा है कि राष्ट्रमंडल देशों में भारत का प्रतिनिधित्व उच्चायुक्त करता है यानी हाई कमिश्नर करता है, जबकि नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज यानी कि राष्ट्रमंडल देशों को छोड़कर और दूसरे देशों में जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है एम्बेसडर। तो यहां पर क्या है, एन एम्बेसडर इज द चीफ डिप्लोमेट इन एन एम्बेसी। तो एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट कहां होता है? एम्बेसी या दूतावास में। एंड हाई कमिश्नर इज द चीफ डिप्लोमेट इन द हाई कमीशन यानी उच्चायोग। एम्बेसी आर डिप्लोमेटिक मिशन सेंट टू नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री, यानी कि जो एम्बेसी डिप्लोमेट होते हैं मिशन सेंट टू नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री, यानी जो एम्बेसडर होते हैं वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं वहां पर जो होते हैं उच्चायुक्त अपॉइंट होते हैं हाई कमिश्नर, और जो राष्ट्रमंडल देश नहीं होते हैं वहां पर जो होते हैं एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट होता है। दोनों ये देश के सबसे सर्वोच्च पद होते हैं, ये विदेश सेवा के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, और ये
इंडियन फॉरेन सर्विस के द्वारा जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, दोनों देश और विदेश के दोनों के हितों में, भारत के हितों को ध्यान रखना, देश और विदेश में भारत के हितों को ध्यान में रखना, इसमें द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं प्रेस तथा मीडिया से संपर्क तथा बहुपक्षीय मुद्दे शामिल है। इन पर ये लोग बात करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जो एम्बेसडर होते हैं वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अपॉइंट होते हैं, और जो हाई कमिश्नर होते हैं जिसे हम उच्चायुक्त कहते हैं, ये कॉमनवेल्थ कंट्री में अपॉइंट होते हैं। यानी कि राष्ट्रकुल देश में जो होते हैं वो हाई कमिश्नर, और जो राष्ट्रकुल देश नहीं होते हैं या राष्ट्रमंडल देश नहीं होते हैं उनमें एम्बेसडर अपॉइंट। अब बात यहाँ पर आई कि 28 अप्रैल 1949 को 8 देशों ने मिलकर राष्ट्रमंडल बनाया, कॉमनवेल्थ बनाया, कॉमनवेल्थ की स्थापना की, जिसमें क्या, अब उसमें कितने देश हो गए, आज की डेट में यहाँ 54 देश है। जब स्टार्ट किया था राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ को 28 अप्रैल 1949 1949 को, तब उस समय यहाँ पर इसमें 8 देश थे। आज की डेट में अब इसमें 54 देश हैं, 54 देश हैं, और इसका मुख्यालय लंदन यानी ब्रिटेन में है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जो मुख्यालय है वो लंदन में है। और राष्ट्रमंडल देश कौन होते हैं, यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन है, तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज वह होती हैं जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करती थी। ऐसे देश जो किसी दूसरे देश के अधिकार में थे, वो यानी उपनिवेश में थे। तो भारत भी आप बात करें तो भारत भी ब्रिटिश उपनिवेश था, पाकिस्तान ब्रिटिश उपनिवेश था, और श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश था। तो ब्रिटिश उपनिवेश देश जो है उन्हें हम राष्ट्रमंडल देश कहते हैं, यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंतर्गत आएंगे। और आज कॉमनवेल्थ कंट्रीज में 54 देश है कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में भारत का कोई जाता है इंडियन फॉरेन सर्विस विदेश सेवा का व्यक्ति, और फिर वो वहां पर कहलाता है हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त। यानी कॉमनवेल्थ कंट्री में जब पहुंचता है तो उच्चायुक्त, और कॉमनवेल्थ कंट्री में जो उपनिवेशिक देश नहीं है वहां पर जब कोई जाता है तो उसे हम राजदूत या एम्बेसडर कहते हैं। दोनों का लेवल एक है, दोनों का कार्य क्षेत्र एक है, दोनों का नेचर ऑफ वर्क एक है, सब कुछ एक है, लेकिन ये जो पोर्टफोलियो है, ये पद है, ये अलग अलग नाम दिए जाते हैं। दोनों विदेश सेवा के सबसे उच्च अधिकारी होते हैं, दोनों IFS के थ्रू जाते हैं, कार्य भी दोनों का एक है। लेकिन राष्ट्रमंडल देश यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जो अपॉइंटमेंट होके जाते हैं IFS को कहलाते हैं उच्चायुक्त, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जाते हैं उन्हें हम एम्बेसडर कहते हैं। दोनों के कार्य सेम होते हैं। ये तो हो गई अब बात कास्टिंग वोट और एम्बेसडर हाई कमिश्नर में डिफरेंस की बात हो गई। अब बात आई फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स में बात करेंगे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में यहाँ पर पहले मौलिक अधिकार थे 7, अब मौलिक अधिकार हो गए 6। मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करते थे, अब मौलिक अधिकार कितने हो गए 6। तो मौलिक अधिकार में जो 6 अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अधिकार हो गए 6। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 मौलिक अधिकार हैं। और जो समानता का अधिकार है ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 1920, शोषण के विरुद्ध का अधिकार आर्टिकल 23-24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25-28 के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक शिक्षा एवं संबंधी अधिकार आर्टिकल 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल
32। तो यहाँ पर 30 के बाद 31 नहीं है, तो 31 था जो है संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में पहले 7 अधिकार हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के अंतर्गत इसको शामिल किया था। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 भी शामिल था, लेकिन अब इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये जो 31 है, आर्टिकल 31, ये पहले मूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आर्टिकल 31 भी पहले एक हमारा मौलिक अधिकार था, यानी फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसे हटा दिया गया। ये हटा दिया गया, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारा लीगल राइट हो गया, यानी फंडामेंटल राइट न होकर के लीगल राइट हो गया। तो संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में शामिल था, 31 में, लेकिन क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अधिनियम 1778 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब इसे संविधान के भाग 12 के में अनुच्छेद 300 यानी 300A के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, लीगल राइट्स हो गया। अब बात आई कि समानता के अधिकार में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको समान कानूनी अधिकार है। 14 के अंतर्गत आर्टिकल 15 में यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव की नहीं किया जा सकता है, यानी धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह समानता के अधिकार में आर्टिकल 15 के अंतर्गत बताया गया। फिर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सर्विस में भी इक्वलिटी की बात की गई। फिर क्या हुआ, अनटचेबिलिटी के बारे में, यानी कि छुआछूत को खत्म किया गया, यानी आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 में अवोल्यूशन ऑफ टाइटल के बारे में। फिर आ गया स्वतंत्रता का अधिकार में 6 राइट्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने एक्सप्रेशन के लिए स्वतंत्र हैं, आप कोई कमेटी बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, आप अपना घर कोई प्रोफेशन यूज कर सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। ये सारा स्वतंत्रता के अधिकार में 6 राइट्स हो गए। ये किसके अंतर्गत आए, आर्टिकल 19 के अंतर्गत। आर्टिकल 20 के अंतर्गत ये ऑफेंस कोई होता है उसके ऊपर है। फिर आर्टिकल 21 में ये लिबर्टी है आपको। आर्टिकल 22 में अरेस्ट और डिटेंशन, यदि आपको किसी गलत तरीके से हुआ तो उसके लिए भी आपका अधिकार है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध 23 के अंतर्गत प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर में। 24 में आर्टिकल्स में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन द फैक्ट्रीज एक्स्ट्रा, यानी बाल श्रम पर रोक है, यानी 24 के अंतर्गत। फिर आ जाएगी आर्टिकल 25 में फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, कंसेंसस, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, आप किसी को बढ़ा सकते हैं, किसी धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। मैनेज रिलीजन अफेयर्स। फिर 27 में फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, आप किसी धर्म के प्रचार प्रसार को आप अपना उसके संबंध में आप टैक्स पेड कर सकते हैं। फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वर्शिप एंड सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि फ्रीडम है आपको किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को अटेंड करने की, उसको ज्वाइन करने की, उसकी पूजा पाठ करने की, यानी कुछ भी आप कर सकते हैं एजुकेशन संस्थाओं में। फिर है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया गया, माइनॉरिटीज का शोषण न हो। फिर राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटी को अधिकार है अपने इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे मदरसे वगैरह खोले गए, ये सब इनका अधिकार है। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि इनमें रिट्स के बारे में, पिटीशन के बारे में बात की जा गई। तो यहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबस कार्पस, हेबस कार्पस
यहाँ पर 4 पार्ट यानी कि यहाँ पर 5 भाग बनाए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। आर्टिकल 23 जो है हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी दिल और आत्मा, ये है आर्टिकल 23। ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का हृदय और आत्मा दोनों इसके ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 23 है। तो इसे हम थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे। हेबस कॉर्पस की बात करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करेंगे। इसका क्या होता है, इसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसको बिना कानून या कानूनी औचित्य के अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है या फिर पुलिस हिरासत में ले ली है और उसे हिरासत में लिए जाने के 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश नहीं किया गया। तो हेबस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए किया जाता है जो बिना कानूनी औचित्य के लिए हिरासत में लिया गया है या पुलिस हिरासत में ले लेती है और उसे हिरासत में लिए जाने के 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश नहीं करती है, तो उसके लिए हेबस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अब अगला है परमादेश, मैंडेमम मैंने परमादेश। परमादेश ये न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश या आज्ञा है जिसे आपको पालन करना होगा। तो परमादेश क्या होता है, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश है जिसे आपको जिसका पालन करना होगा या उसके द्वारा दी गई आज्ञा या आदेश। अब आ गया अगला प्रोहिबिशन या निषेध, किसी काम को करने या न करने की आज्ञा, रोक, मनाही और प्रतिबंध इसके अंतर्गत आता है और ये कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। किसी काम को, जैसे स्टे वगैरह होता है, इसी के अंतर्गत यानी कि किसी काम को न करने की आज्ञा, रोक, मनाही या प्रतिबंध इसके अंतर्गत आता है, प्रोहिबिशन के अंतर्गत। अब है सेरिटोरी का मतलब उत्प्रेषणादेश। उत्प्रेषणादेश क्या होता है, जब कोई आदेश किसी अधिकारी द्वारा किसी दूसरे पक्ष को सुने बिना पारित कर दिया जाता है। फिर उत्प्रेषणादेश का मतलब होता है जब कोई आदेश किसी अधिकारी द्वारा दूसरे पक्ष को सुने बिना पारित कर दिया जाता है, उस अवस्था में उस प्रेषणादेश उस निर्णय को निरस्त करने के लिए दिया जाता है। तो ये हो गया आपका फोर्थ। अब है कोवारंटो अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रत्यक्ष मतलब होता है कि ये एक याचिका है, ये पिटीशन है जिसके माध्यम से ये पूछा जाता है कि उसने व्यक्ति ने यानी पूछा जाता है कि संवैधानिक रूप से जो पद पर बैठा व्यक्ति है वो उसे किस अधिकार या शक्ति के तहत अमुक कार्य करने के लिए अधिकार दिया गया है। ये संवैधानिक रूप से सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों के लिए है कि कैसे उन्हें इस पद पर किस अधिकार या किस शक्ति के तहत अमुक कार्य किया। ये कार्य की अंतिम स्टेज है, यानी ये 5 पार्ट हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत। अब आप लोगों को ये जो भी दिक्कतें इसमें हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। कोई भी दिक्कत है तो आप इसमें पुनः आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।